नमस्कार। YouTube चैनल के लिए मैं सुभाष शर्मा, YouTube वीडियो ब्लॉगर, आज आपके बीच में एक बहुत दिलचस्प तथ्य, इतिहास का एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में आज आप सुनकर चौंक जाएंगे, वो लेकर आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम कभी भारतीय जनसंघ था, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, उसके संस्थापकों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हकीकत, व्यक्तिगत नहीं, मैं उनके खिलाफ व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा, वो एक इंटेलिजेंट आदमी थे, परंतु जो उनका वैचारिक जो उनका एक पक्ष था ना, वो कितना विवादग्रस्त था, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं यहाँ बात शुरू करने से पहले बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी भले ही आज किसी भी स्थान पर पहुँच गई, मगर ये विचारधारा बिल्कुल वही है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1931 में थी, 1934 में थी, 1944 में, 45 में और 1947 तक रही। जो विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी छोड़ करके गए, एक राजनीतिक विचारधारा, बिल्कुल उन्हीं लाइनों पर, उन्हीं विचारों पर आज भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बाहर से देखने में वो भले ही कहे कि हम बुलेट ट्रेन चाहिए, हमको बिल्कुल बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए, मगर अंदर से उनको वही चाहिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल करके गए थे। आइए आज विषय पर आते हैं, सीधा सीधा शुरू होते हैं। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में आशुतोष मुखर्जी के घर पर जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत संपन्न और बहुत पहुंच वाले परिवार से उनका संबंध था। उनके पिता की ख्याति सब जगह थी और वो ब्रिटिश सरकार के भी चहेते थे, बहुत चहेते थे उनके। और ऐसा रहा कि उनको कई जगह तो यूनिवर्सिटीज के वो वीसी रहे और कुछ जगह वो जुडिशरी में भी उनको बहुत महत्वपूर्ण पद मिले, यानी उनके पास दोनों पद एक साथ भी रहे उनके पिता के पास। मैं उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि वो जमाना ऐसा था जब किसी भारतीय को इतने महत्वपूर्ण पदों पर, जुडिशरी में जस्टिस जैसे पदों पर बैठाने के लिए अंग्रेज थोड़ा संकोच करते थे, थोड़ा क्या करते ही नहीं थे, और देखते थे कि उनकी विचारधारा क्या है। और उन्हें भी सर की उपाधि मिली हुई थी, सर की, तो अंग्रेजों के चहेते थे और उन्होंने और उनके पुत्र ने आजीवन उस अंग्रेजों के इस एहसान को चुकाया भी। ये तथ्य कह रहे हैं, ये दस्तावेज है मेरे पास, पब्लिक डोमेन में ये चीजें मौजूद हैं। बहरहाल आइए, उनके पिता के प्रति हमें कुछ नहीं कहना, और उनके पिता एक विद्वान व्यक्ति थे, तो उनके बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी एक बहुत कुशाग्र छात्र थे, बहुत तेज थे, और अधिकांश एग्जाम्स जो उन्होंने दिए उसमें ऑलमोस्ट वो टॉपर ही रहे। और बैरिस्टर एट लॉ इसकी डिग्री भी उन्होंने ली, एमए भी उन्होंने किया, और आगे भी डीलिट भी उन्होंने किया। तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पर उनका काम बढ़िया था, मगर उनका भी रुझान अपने पिता की तरह से ब्रिटिश लोगों के प्रति थोड़ा ज़्यादा था। और यही कारण है शायद कि उन्हें भी उस जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया गया। हालांकि वो एक फॉर्मल इलेक्शन होता था, लेकिन बिना अंग्रेजों की सहमति के वहाँ इतने महत्वपूर्ण पदों पर जाना मुश्किल था। आईआईटी तो नहीं था उस वक्त, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस था, बेंगलोर में उसका हेडक्वार्टर था, उसके भी वो महत्वपूर्ण सदस्य रहे, और उनकी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी बात को सुना जाता था। तो ये था कि उनकी बात की सुनवाई अंग्रेजों के दरबार में भी थी, और उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपना रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रखा।
ये भी किसी की निजी चॉइस हो सकती है। हालांकि हम ये देखते हैं कि ऐसा ही दोस्ती जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनकी भी अंग्रेजों से थी। मगर उन्होंने जब बात देश की आई, जब भारत देश की आजादी की बात आई, तो उन्होंने वहां उस रिश्ते को ना निभाकर जनता का पक्ष लिया। जबकि इधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं तो स्पष्ट कहूंगा दस्तावेज के आधार पर, वो एक अपॉर्चुनिस्ट थे, अपॉर्चुनिस्ट। उन्होंने मौका परस्त थे। मौका परस्त इसलिए थे कि फजलुल हक, ये मुस्लिम लीग के नेता थे, ये बंगाल के, और बंगाल लंबे समय तक बंगाल के जो मुखिया होते थे उनको प्रधानमंत्री का दर्जा भी मिला वहां पर। और इसके पीछे भी फिर जो ब्रिटिश एक वरद हस्त है वही रहता था। तो इंटरिम गवर्नमेंट्स जो उस वक्त बनती थी, उस गवर्नमेंट में जो लोग चुन करके आते थे, तो उसमें फजलुल हक जो कि वहां के प्रधानमंत्री रहे, बाद में वो मुख्यमंत्री भी रहे, मतलब कुछ समय वो पद प्रधानमंत्री भी रहा। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री रहे। यानी मुस्लिम लीग के साथ, अगर हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने मुस्लिम लीग के साथ साझेदारी आधिकारिक रूप से करके सरकार बनाई तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज मुस्लिम लीग का नाम लेकर दूसरे दलों को ताना मारती है, इस दल के मुखिया, इस दल के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली, प्रामाणिक रूप से वो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते रहे। एक बार नहीं, कई बार। 1900 फिर संभवतः 41 में, हाँ 1941 में जो वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी वो गिर गई, तो उन्होंने फजलुल हक के साथ मिलकर के एक प्रोग्रेसिव कोalition गवर्नमेंट बनाई और उसमें वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, आशुतोष मुखर्जी। बाद में वो सीएम बने तो ये डिप्टी सीएम बने। यानी इनका लंबा साथ रहा और इन्होंने बहुत बार उनके साथ मिलकर के चुनाव भी लड़े। ढाका का चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के सहयोग से लड़ा और तभी वो जीत पाए। यहां मैं आपको बता दूं कि ये सच है कि बंगाल का वो हिस्सा जो आज बांग्लादेश बन गया, वहां मुस्लिम आबादी 51% के लगभग थी। तो सिर्फ इसलिए कि वहां 51% है, हिंदू कम है, मैं भविष्य में राजनीति नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको आज बहुत बड़ा देशभक्त, आजादी की लड़ाई का पुरोधा वगैरह के नाम से भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में परोसती है, मैं भी बहुत उम्र तक यही सोचता रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। मगर मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मगर मेरे पास एक तो प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी बात कहने के लिए, और एक इसमें ऑथेंटिक रिसर्च भी मैं नहीं कर पाया था। अब मैंने कल से अभी तक इसमें जबरदस्त रिसर्च की है और रिसर्च के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। आप जानते, मैं बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ नहीं बोलता। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, यानी इन संघियों के भगवान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में झूठ फैलाने का मतलब मैं जानता हूं। ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं ये पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उसको सर्च कीजिए, आप विकिपीडिया कीजिए, आप गूगल कीजिए, आप पुरानी किताबों के बारे में पूछिए, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो पत्र भी आपको मिल जाएंगे। आइए उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी, जो फजलुल हक के साथ मिलकर सरकारें भी बनाते रहे, उन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया, ये जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प है, गजब है इसका। ठीक है जी, गजब ये है, ये आधिकारिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त इसका विरोध किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट बेकार की चीज है। 1920 के जो उस वक्त भी एक आंदोलन चला था, उसमें भी
खामखा कुछ असामाजिक तत्व समाज में पैदा हो गए और ये हम तो हैं नहीं इसके पक्ष में। तो इसके तहत 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को एक पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और उस खत में कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में चलने वाले इस आंदोलन को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। मैं दोहराता हूं इस बात को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्द, 1942 के वो शब्द आज 78 साल 79 साल के बाद भी हमारे समाज में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। उनको समझिए, और ये समझिए कि आज किस प्रकार से सफेद झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस देश की आजादी में योगदान के बारे में बताती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही योगदान नहीं तो कैसे आरएसएस का हो सकता है, कैसे हिंदू महासभा का हो सकता है। और जब उसी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनसंघ बनी तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, उसमें सारे वो लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षधर थे, कांग्रेस के विरोधी थे, और कांग्रेस के सारे मूवमेंट्स में अंग्रेजों का साथ देते थे, उन्हें सलाह देते थे। ऐसे कई पत्र पब्लिक डोमेन में मौजूद है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उनके साथ साथ उस फजलुल हक ने भी, मुस्लिम लीग वाले फजलुल हक ने भी, क्योंकि ये अंग्रेजों की गुड बुक्स में रहे, इन्होंने ये सलाह दी कि इन आंदोलनों को कैसे करके कुचला जाए। ये सलाह देने के भी पत्र ऐतिहासिक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां भी ये पत्र संभाल करके ओरिजिनल रखे गए हैं और उसकी प्रतियां सब जगह मौजूद है। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर छोड़े गए आंदोलन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और उन्होंने लिखा कि किसी भी सरकार को ऐसे लोगों को कुचला जाना चाहिए जो युद्ध के समय लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। सहारा क्या लिया? द्वितीय विश्व युद्ध का, और यह कहा कि वो उस युद्ध के विरुद्ध जो लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, QIM जिसको बोलते हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये पूरी तरह से कांग्रेस के इस मूवमेंट का विरोध करते हुए अंग्रेजों के साथ जाकर के खड़े हो गए। चिट्ठी लिखी गवर्नर को और कहा, मैं आपके साथ। फ्रॉम ए डायरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। जी, मैंने कहा मैं एक एक बात तथ्यों के साथ कहूंगा। फ्रॉम ए डायरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। आपका मन हो तो आप इसको लिख लीजिए और इसके बाद गूगल में इसमें से अंश निकालिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेटर टू गवर्नर ऑफ बंगाल, इन्होंने इसमें लिखा। और ब्रिटिश गवर्नर, उनका नाम था जॉन हर्बर्ट। जॉन हर्बर्ट जो उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, उनको उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि इस तरीके से इनको किसी तरह से इस आंदोलन को कुचलिए। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को, जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग तो जेल गए, बहुत से लोगों ने यात्राएं सही, लाठियां खाई, 8-8 साल लोग जेल में रहे, और कितनों ने तो गोली खाई। उस आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी पूंछ है ये आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये अपने एक लेख लिखा था, क्विट इंडिया मूवमेंट अपोनेंट अनमास्क्ड। उसमें 17 अगस्त 1992 का एक लेख है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। इतिहास भरा पड़ा है उनके पत्रों से। ये जुलाई 26, 1942 को ये कहते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी में है। लेट मी नाउ रेफर टू द सिचुएशन दैट मे बी क्रिएटेड इन द प्रोविंस एज ए रिजल्ट ऑफ एनी वाइड स्प्रेड मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जो ये आंदोलन चला रही है, इससे जो स्थिति पैदा होगी, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। एनीबडी हु ड्यूरिंग द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्लान्स टू स्टिर अप मास फीलिंग्स रिजल्टिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही थी उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा।
मैं आज आपको इनका असली चेहरा दिखा रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं और सच बोलने की कोई भी कीमत मैं चुकाने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आओ इसका प्रतिवाद करो। मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे हैं। मैं चाहता हूं इस पर बहस हो, मैं चाहता हूं कि आप इस बहस को ज्वाइन करें, मगर मेरे पास ये दस्तावेज है। रिजल्टिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इनसिक्योरिटी, ये कहते हैं कि 1942 का जो मूवमेंट है ये भारत के लिए एक इसकी सुरक्षा को खतरा है। ये शब्द श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड बाई एनी गवर्नमेंट दैट में फंक्शन फॉर द टाइम बिंग, कि इस वक्त जो भी सरकार यहां आज काम कर रही है उसको इन सबसे सख्ती से निपटना चाहिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों के पिट्ठू श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये विचारधारा आज भी अंदर से बाहर, इनका मुखौटा है, ये मुखौटे में कुछ कुछ कहते हैं मगर अंदर से इनकी इच्छा जो थी वही आज भी लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज हाउ टू कॉम्बैट दिस मूवमेंट, क्विट इंडिया इन बंगाल। सलाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सलाह देखिए अंग्रेजों को। The administration of the province should be carried out on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, the movement will fail to take root in the province. ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस मूवमेंट को हैंडल किया जाना चाहिए। ये ब्रिटिश जो जर्नल थे ना, ब्रिटिश गवर्नर थे जो, जिनका मैंने अभी नाम लिया था, ये उनको सलाह दे रहे हैं कि इस तरह से इससे आप डील करिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद ये मूवमेंट अपनी जड़ बंगाल में कहीं भी जड़ ना पकड़ सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात है। इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस स्पेशली रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स। वो कहते हैं कि मैं एक जिम्मेदार मंत्री हूं बंगाल का। बंगाल की जो मुस्लिम लीग के नेता हक की सरकार है, मुस्लिम लीग के नेता फजलुल हक की सरकार है, उसके हम सभी जिम्मेदार मंत्री इसमें आपका हम साथ देंगे। टू बी एबल टू टेल द पब्लिक दैट द फ्रीडम फॉर विच द कांग्रेस हैज स्टार्टेड द मूवमेंट ऑलरेडी बिलोंग्स टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, कि आजादी जो कांग्रेस पार्टी मांग रही है वो गलत है और हम बंगाल के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको रिकॉग्नाइज कर रखा था। हम ऑलरेडी प्रतिनिधि हैं और किसी दूसरी आजादी की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं कोई बात तोड़ मरोड़ कर यहां पर नहीं कह रहा, मगर ये सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूं, ये दस्तावेजों के साथ। जिसको दस्तावेज जब चाहिए आकर के ले जाए, और अगर जरूरत हो तो श्यामा डॉक्स SHYAMA.DOCX श्यामा डॉक्स में जाए और वहां इनसे उसको प्रिंट आउट इसका ले ले। आंखें खुल गई आज। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी की बात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अटूट दोस्ती फजलुल हक से थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक दोनों ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो जाए। ये विभाजन जो हमारे पूर्वी हिस्से में हुआ, जो बांग्लादेश के नाम से बना, इसकी आग लगाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। उन्होंने एक बार 1934 में कहा, जब उनको वहां से जीतने में दिक्कत आई, और प्योरली कम्युनल बेसिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो किसी भी तरह से भाई ये गलत है और इसको अलग करो, क्योंकि यहां पर हम हिंदू लोग जीत करके नहीं आ सकते। और ये दोनों मिलकर गई, और फजलुल हक पहले आदमी है जिन्होंने कहा कि ये एरिया पाकिस्तान को जाना चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो रोज ही बोल रहे थे। तो दोनों की जुगलबंदी हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इधर आ गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा, चुनाव भी हो भविष्य, और ये हिस्सा उधर का जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा हमारे पूर्व में, हिंदुस्तान के पूर्व में तो बंगाल था ही, तो बंगाल के भी बिल्कुल सुदूर पूर्व में जो हिस्सा था वो आज बंगाल के नाम से हो गया। तो फजलुल हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही वो उसका विभाजन हो सका। और इस विभाजन के लिए आप जानते हैं किसने शाबाशी दी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। हिंदू महासभा के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ने खुद मुखर्जी के हक सरकार में शामिल होने पर, और कहा मुझे गर्व है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उस
फजलुल हक की सरकार में शामिल होने के लिए उसने गर्व जताया और कहा कि ये हिंदू महासभा की कामयाबी है। इसको हिंदू महासभा की कामयाबी बताया कि ये आधिकारिक रूप से सावरकर का, दामोदर सावरकर का, ये विनायक दामोदर सावरकर का ये बयान है। उसमें उन्होंने उनको शाबाशी दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो जो पत्र लिखा था, ये कह रहे हैं कि इससे इंटरनल डिसऑर्डर होगा, endanger internal security during the war by exciting people feeling, and he opined that an government in power has to suppress it, कि जो सरकार सत्ता में है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाए, ये राष्ट्र के हित में है, किसी भी तरह से दबाए। और बट according to him could not be done only by persecution. In that letter he mentioned item wise the steps to be taken for dealing with the situation. उसके बाद उन्होंने उसमें बहुत सारे कारण बताए और अभी इसी पत्र को संजय आजाद इन्होंने भी कहीं आगे बढ़ाया इस पत्र को। ये सब की प्रतियां मेरे पास हैं। ये खाली मैं ही नहीं कह रहा, अभी जो चुनाव चल रहे हैं ना बंगाल में, बंगाल जब मैं बोलता हूं तो मैंने आपको कहा मैं पश्चिमी बंगाल बोलता हूं क्योंकि हमारे हिस्से का तो बंगाल वही है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जिनको न जाने क्या प्रलोभन देकर वो शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस बने हुए हैं, उनका पोस्टर बॉय बने हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, जो वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक स्पीच में इस वक्त कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रयास उस वक्त नहीं किए होते तो इस पूर्वी हिस्से का बंटवारा ना हो पाता। वो कह रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं इस पर। देखिए किस तरह से ये आइडियोलॉजी लोग चेंज करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, क्योंकि वो कमल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, तो वो इस बात को अभी उन्होंने रिसेंटली एक उसमें कहा, अपने एक भाषण में कहा वहां पर, और इस पे गर्व महसूस किया कि आज अगर हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने इस देश का बंटवारा किया। और ये झूठे लोग आज अखंड भारत की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने भारत के पूर्वी हिस्से के टुकड़े टुकड़े किए अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो उस क्षेत्र में थोड़ा सा अपनी पैठ जमा सकें और उनको वहां पर मनचाही सीटें मिल सकें, सिर्फ इसलिए। यहां मैं आपको थोड़ा सा ये एक चीज और बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि उस वक्त लोग चुप रहे, उस वक्त भी सुहारवर्दी, के.एस. रॉय, शरद बोस, ये लोग देख रहे थे कि क्या होने वाला है, कि किस लाइन पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसकी आइडियोलॉजी ने लोगों को भड़का दिया है हिंदू मुस्लिम पर। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त बंगाल का बंटवारा हो गया और बंगाल का जो हिस्सा, कुछ हिस्सा अगर बांग्लादेश में, बांग्लादेश तो बाद में बना, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत 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 बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सारी सूती मिलें, सारी जूट मिलें, कपास का अधिकतम उत्पादन, सिल्क, और वो बारीक एक खास किस्म का वहां पर एक वो होता है ढाका की सिल्क और ढाका का मलमल। कहते हैं कि अंगूठी के बीच में से 100 गज कपड़ा आराम से निकल जाता था मलमल का। वो इतना खूबसूरत, इतना मुलायम, इतना नरम कपड़ा था, इतनी नजाकत वाला वो कपड़ा था। वो कपड़ा जिससे अंग्रेज घबरा गए, उन्होंने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए और उनमें से कुछ कारीगरों को ले जा करके उधर मैनचेस्टर जो है वहां ले जा करके वहां अपनी फैक्ट्रियां शुरू करी कि अब ये यहाँ से कब तक खरीदते रहेंगे, अपना ही बनाए। और आधुनिक वो हमसे बहुत आगे थे ही, उन्होंने उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं मशीनों में पॉलिएस्टर मिक्स किया, फिर पॉलिएस्टर, प्योर पॉलिएस्टर का भी उन्होंने सामान बनाना शुरू किया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसका बंगाल का अगर करना ही है तो बंगाल एक अलग राष्ट्र बना दो, अलग राष्ट्र बना दो, क्योंकि बंगाल का उद्योग खत्म हो जाएगा जिस दिन इसका बंटवारा हो गया। क्योंकि बंटवारे में ये सारा उद्योग धंधा जो कि सब मिलाकर के पूरे बंगाल का 80% से ज्यादा था, वो बांग्लादेश में चला जाएगा। और
माने नहीं मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये मानने से इनकार कर दिया और इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन करके आखिरी में बंगाल का बंटवारा हो गया। तो इस बंगाल का बंटवारा करने के लिए जो आधिकारिक रूप से प्रस्ताव आया और गंभीर प्रयास शुरू हुए, वो शुरू हुए फरवरी 1947 में, जब ये दिखने लग गया था कि अब तो आज़ादी मिलेगी, अब तो देश आज़ाद होगा ही होगा। तो इस आज़ाद देश में अगर राजनीति मेरे नियंत्रण में नहीं रहेगी, मेरे हिस्से में, क्योंकि उसके बाहर उनकी कोई औकात नहीं थी उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और धीरे धीरे बढ़ रहे थे 1934-35 से लेकर के 40-41-42 तक। उसके बाद उनके पैर अन्य देशों में फैले, अन्य हिस्सों में, भारत देश के अन्य हिस्सों में, और तब तक दुर्भाग्य से वो कलकत्ता का बहुत बड़ा एक कत्लेआम हो गया, नोआखली का कत्लेआम हो गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भड़काई हुई वो आग हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह पूर्वी पाकिस्तान की स्थापना, यानी हमारे जिगर के टुकड़े बंगाल का विभाजन हो गया, जिसके लिए पूरी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही जिम्मेदार हैं। और उन्होंने उसको बंटवारा करके अपनी राजनीति के लिए, कि मैं राजनीति करूं तो निर्बाध रूप से करूं, और मुस्लिम लीग का साथ भी उन्होंने बहुत बार लिया। तो मुस्लिम लीग का साथ देने वाली पार्टी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का खुलेआम विरोध करने वाली पार्टी, अंग्रेजों के साथ सरेआम उनसे गलबहियां करके उनसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति लेने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनका परिवार, यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी, 4 छोटे छोटे बच्चे थे। तो इनके संभवतः साडू रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेजी में तो फिर वो सिस्टर इन लॉ के कई मतलब होते हैं। तो उनके पति भी उस वक्त जस्टिस थे। अब एक परिवार में कितने जस्टिस हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब अंग्रेजों की कृपा हो। ब्रिटिश रजामंदी के बगैर, अंग्रेजों की कृपा के बगैर तो कोई जस्टिस बन नहीं सकता। जुडिशरी में तो तभी लेंगे जब आपने सिद्ध किया हो कि आप अंग्रेजों के भक्त हो, और जरूरत पड़ने पर आप किसी देशभक्त हो, सर शादी लाल की तरह, भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले सर शादी लाल की तरह आप भी मौका पड़ने पर किसी देशभक्त को अगर फांसी पर लटकाना हो तो पीछे नहीं हटोगे। उसी को उस वक्त जस्टिस बनाया जाता था अंग्रेजों के समय पर। तो ये वो इतिहास जो आज भी, मैंने अभी सुबह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी तारीफ में बहुत कुछ कहते हुए सुना। आज भारतीय जनता पार्टी का अभी इनका फाउंडेशन डे चल रहा है 1980 में, सब जानते हैं। और आज मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि 1977 में जब ये सारी बड़ी 5 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की थी ना, जयप्रकाश नारायण के निर्देश पर, और जिसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष चंद्रशेखर बने थे, उस वक्त अटल जी ने कहा था, क्योंकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, मैं उस भाषण का साक्षी हूं। अटल जी ने कहा था कि हमने अपना आशियाना, अपनी भारतीय जनसंघ की विरासत को अपने ही दीपक से जला करके रख दिया, और अब हम भारतीय जनता पार्टी, अब हम जनता पार्टी के नाम से ही देश में जाने जाएंगे। मगर साफ कहना चाहता हूं, कुछ दस्तावेज जले होंगे उस दीपक से, आपकी विचारधारा नहीं जली, और आज भी उसी विचारधारा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, विनायक दामोदर सावरकर और इस तरह के लोगों, और नाथूराम गोडसे, इस तरह के लोगों ने मिलकर के ही ये जहर का बीज उस वक्त हिंदुस्तान में बोया था, जिसका जहर इतना फैला कि जिसके चलते बाद में हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के 2 हिस्से और एक हम, वो तीसरा पूर्वी हिस्सा आज बांग्लादेश बन गया। और इन्हीं सब डिफरेंसेस के चलते जवाहरलाल नेहरू जैसे लिबरल प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ज़्यादा
एक डेमोक्रेट थे और हर एक किस्म की विचारधारा को उन्होंने अपनी कैबिनेट में स्थान दिया था। तो लियाकत अली और नेहरू जी में जो पैक्ट हुआ था उसका बहाना बनाकर उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता निकाला और नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आज मैंने आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असली विचारों की आज मैंने सच्चाई सब प्रमाण बताई है। जिसको शक हो आ जाए, मुझसे बहस कर ले, मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले जाए, पढ़ ले। और मैं आपसे कहता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाइफ हिस्ट्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आप पहले ही पढ़ लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोल इन डिवाइडिंग बंगाल, आप ये पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया आपको इससे भी ज्यादा मिल जाए। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, इतिहास की घटनाओं के गवाह हैं। तो आज पहचानिए आप। अब गुमराह मत होइए, सच्चाई जानिए आज की भारत की राजनीति की। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने अथक रिसर्च के बाद ये आज आपके सामने ये पूरा एक मामला पेश किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इंटेलिजेंट आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये कहना कि भारत के विकास में आज उनका विचारधारा होती तो भारत बहुत आगे होता, ये गलत है। आज भारतवर्ष की जो जातीय समस्याएं हैं उसके बहुत बड़े पोषक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और उन्हीं विचारधाराओं पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर किसी और विषय पर इसी प्रकार के सच्चाई भरे सनसनीखेज खुलासे आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए आपका आभार, नमस्कार।